जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपनी सक्सेस पाठशाला में। आइए देखते हैं आज की क्लास में स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण पोर्शन शास्त्रीय भाषाओं के रूप देखते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं भाषा की, शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात जान लेते हैं भाषा की। भाषा है क्या, क्या होती है भाषा? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत भाषा के भाष शब्द, ये मूल शब्द इसका क्या है बताइए दोस्तों। मूल शब्द, भाषा शब्द जो है मूल शब्द भाष से बना है। क्या हम ये ऐसे कह सकते हैं कि भाष ये क्या है? भाष धातु से, भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है। यहाँ हम लोग बात करते हैं इस भाष शब्द की, इसकी अर्थ क्या होता है। इस शब्द की अर्थ की हम लोग बात करते हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, विचार तमाम भावनाओं को और भावनाओं को अभिव्यक्त करना। आप जानते हैं दोस्तों, भाषा लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है और सांकेतिक भाषा भी हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और बातें। भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। इससे पहले हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि जो भाषाएं हैं पूरे विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है? भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक बात और जान लेते हैं। यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं। दोस्तों इसमें जो पहला नंबर आता है वो किसका आता है? अंग्रेजी भाषा का। पहले नंबर पे कौन सी सबसे अधिक पूरे विश्व में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आप जानते हैं कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा बोली। और दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मंदारिन। इसी को आप लोग चीनी भाषा के रूप में भी जानते हैं, चीनी भाषा। और तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे अधिक भाषा कौन सी है? हिंदी। तीसरे नंबर पर विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप कौन सी है? हिंदी भाषा है। अगर हम लोग बात करते हैं चौथी भाषा कौन सी है, तो स्पेनिश चौथी भाषा है। स्पेनिश पूरे विश्व में सबसे अधिक चौथे नंबर पर बोली जाती है। पांचवी भाषा की बात करें तो फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा है? फ्रेंच भाषा। ये प्रमुख भाषाएं हैं जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती हैं। अब अगर हम लोग इनके भाषा परिवार की बात करते हैं तो मंदारिन, हिंदी, स्पेनिश और फ्रेंच के भाषा परिवार अगर भी आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है अंग्रेजी भाषा का जो भाषा परिवार है वो कौन सा है? हिंद यूरोपीय भाषा परिवार। कौन सा है? हिंद यूरोपीय, हिंद यूरोपीय भाषा परिवार। इसका चीन वाली मंदारिन का क्या है? चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बत भाषा परिवार। हिंदी, स्पेनिश और फ्रेंच, इन तीनों का भी कौन सा है? हिंद यूरोपीय भाषा परिवार। हिंद हिंद यूरोपीय भाषा परिवार। दोस्तों ये भी बात आप जानते रहेंगे। अब देखते हैं हम लोग भाषाओं से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम लोग बात करते हैं। भाषाओं से संबंधित क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं? जी हाँ। तो भाग 17 में क्या लिखा हुआ है? संविधान के भाग 17 में, और इसके लिए अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं।
भाग 17 किसके बारे में बताता है संविधान का? राजभाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित यहाँ पर कुछ प्रावधान किए गए हैं 343 से 351। अच्छा, इसके अलावा में कहाँ पर क्या और कहीं पर संविधान में भाषाओं से संबंधित बात की गई है? जी जी हाँ। तो अनुसूची नंबर 8 में, अनुसूची अनुसूची 8 में भी भाषाओं से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। आइए पहले देख लेते हैं हम लोग भाग 17 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यदि हम लोग बात करें अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या लिखा हुआ है राजभाषा के संबंध में बातें हैं, ये देख लेते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेद। 343 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद की हम लोग बात करते हैं, अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है राजभाषा के रूप में जो भाषा होगी क्या होगी? संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी, कमल लिपि क्या होगी? देवनागरी, कमल लिपि देवनागरी। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर? अनुच्छेद 343 में लिखी। अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 344 की, अनुच्छेद 344 में एक राजभाषा आयोग के गठन की बात की। राजभाषा आयोग, अनुच्छेद 344 क्या कहता है? राजभाषा आयोग के बारे में बताता है, राजभाषा आयोग। यहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 345 की, तो इसमें राज्य विधान मंडलों को अपने राजकीय कार्यों में प्रयोगार्थ भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। राज्य विधान मंडलों को, राज्य विधान मंडलों को राजकीय कार्यों में, राजकीय कार्यों में प्रयोगार्थ भाषा चुनने का अधिकार, भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 347 की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 347 में, अनुच्छेद 347 क्या कहता है? यदि किसी राज्य क्षेत्र के विशेष क्षेत्र के द्वारा किसी भाषा को राजकीय भाषा के रूप में मांग की जाती है तो इसके लिए राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर भाषा के संबंध में, भाषा के संबंध में राष्ट्रपति की अनुमति का मतलब हुआ यदि किसी राज्य में किसी क्षेत्र विषय में किसी भाषा को राजभाषा या राजकीय भाषा के रूप में मांग की जा रही है तो इसकी अनुमति कौन दे सकता है? राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे सकता है। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? अनुच्छेद 347 में। अच्छा, हम लोग एक बात करते हैं अनुच्छेद 350 ए की। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो प्राथमिक शिक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षा होगी, अनुच्छेद 350 ए कहता है कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी मातृभाषा में दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। और इस प्रावधान को कब जोड़ा गया है? इस अनुच्छेद कब जोड़ा गया है? 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 से ये प्रावधान जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इस बात को? 7वां संविधान संशोधन 1956 से इस बात को जोड़ा गया। आइए एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 351 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 351 आप लोग जानते होंगे दोस्तों,
अनुच्छेद 351 में क्या लिखा हुआ है? हिंदी भाषा के विकास की बात की गई। किसकी बात की गई? हिंदी भाषा के विकास की। हिंदी भाषा के विकास से, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 351 है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि संवैधानिक प्रावधान भाषा से संबंधित क्या क्या है। एक तो भाग 17 में राजभाषा के रूप में बातें की गई हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। और दूसरी बात हम लोग कहाँ देखेंगे? अनुसूची नंबर 8 में देखते हैं। कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 8 में। यहाँ पर आपने देखा भी होगा, अनुसूची 8 में भी हमने क्या लिखा था? अनुसूची 8 में भी भाषाओं से संबंधित कुछ प्रावधान किए। आइए तो अब देख लेते हैं हम लोग अनुसूची 8 में भाषाओं से संबंधित क्या प्रावधान। संविधान की अनुसूची 8 किससे संबंधित है? ये भाषाओं से संबंधित, भाषाओं से भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए किसमें? 8वीं अनुसूची। अगर हम लोग बात करें प्रारंभ में, इस अनुसूची में प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। 14 भाषाएं थी। और वर्तमान की हम लोग बात करते हैं अगर, तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषा, 22 भाषाएं यहाँ पर वर्तमान में। प्रारंभ में या मूल संविधान में, मूल अनुसूची में कितनी अनुसूचियां थी? सॉरी, भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो बाद में कितनी और जोड़ दी गई और ये कब कब जोड़ी गई, आइए हम देखते हैं। तो 21वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। इसके द्वारा 15वीं भाषा, 15वीं भाषा और कौन सी जोड़ी गई? आप सभी लोग जानते हैं कौन सी? हिंदी भाषा को जोड़ा गया। 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है। और कौन सी भाषा जोड़ दी जाती है? हिंदी भाषा को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में 71वां संविधान संशोधन होता है। 71वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ दोस्तों? आप सभी लोग जानते हैं 1992 में होता है। और इसके द्वारा 3 नई भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। कौन सी भाषाएं हैं ये? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को किस संविधान के द्वारा जोड़ा? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। आइए और देखते हैं क्या प्रावधान हुए, कब कौन सी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों। 92वां संविधान संशोधन हुआ। और ये संविधान संशोधन कब होता है? 2003 में होता है। लेकिन इसके द्वारा कितनी 4 भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया। कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो चुकी हैं? 22 भाषाएं हो चुकी हैं। 21वां संविधान संशोधन से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ लिया गया। वहीं 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। लेकिन कितनी भाषाओं को? 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को। क्या इसके अलावा भी संविधान में कहीं पर भाषाओं से संबंधित बात की गई है? तो हम लोग देख लेंगे भाषाओं से संबंधित अन्य अदर बात कहाँ पर की गई है, नोट करके हम लोग लिख लेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद
120 की, अनुच्छेद 120 में। तो अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 120 क्या कहता है? अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। और दूसरी बात हम लोग लिख लेंगे, अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 में क्या लिखा हुआ है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो ये रहा आपका भाषाओं से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान। आइए अब हम लोग देखते हैं शास्त्रीय भाषाओं के संबंध में। ठीक है, तो अब आप लोगों का मेन चैप्टर शुरू होता है, कौन सी? शास्त्रीय भाषाएं। सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषाओं का विचार प्रस्तुत किया। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले शास्त्रीय भाषाओं का विचार सबसे पहले कब प्रस्तुत किया? 2004 में। नोट पॉइंट बना करके आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषाओं का विचार प्रस्तुत किया गया। और यदि आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाषाओं से संबंधित आधार कब प्रस्तुत किया, ये भी आपको जानना है। भाषाओं से संबंधित कब आधार प्रस्तुत? फरवरी 2014 में भाषाओं से संबंधित संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कुछ आधार प्रस्तुत किए। शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित शास्त्रीय शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित संस्कृति मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2014 में, कब? 5 फरवरी 2014 को शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 5 फरवरी 2014 को आधार प्रस्तुत किए गए। ये क्या, कौन कौन से क्या क्या आधार प्रस्तुत किए गए कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता कब देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए? तो इसके कुछ आधार प्रस्तुत किए गए। आइए देखते हैं ये आधार कौन कौन। शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित आधार जो प्रस्तुत किए गए थे, तो नंबर 1 बात आप लोग लिख लेंगे नोट बना करके। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि जो भाषा का विकास है, भाषा का जो इतिहास है, लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। पहला पॉइंट आप लिखेंगे भाषा का इतिहास। भाषा का इतिहास
1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। अगला पॉइंट आप इसी में लिख लेंगे, भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए। भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए। मौलिक शब्द का अर्थ क्या है कि वह भाषा, एक बात यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, वह भाषा, कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस भाषा को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में दर्जा दिया जाएगा, तो वह भाषा किसी अन्य भाषा से ना उत्पत्ति हुई या बनी हो, वह भाषा किसी अन्य भाषा से ना बनी हो। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं हिंदी भाषा। किस भाषा को लिख सकते हैं? हिंदी भाषा। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा नहीं है क्योंकि क्योंकि ये संस्कृत भाषा से बनी है। संस्कृत भाषा से हिंदी जो है वो शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि ये भाषा किससे बनी हुई है? संस्कृत भाषा से बनी हुई है। हमने क्या कहा कि भाषा का साहित्य कैसा होना चाहिए? मौलिक होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाषा किसी अन्य भाषा से ना बनी हो, अर्थात हिंदी एक साहित्य भाषा। अगला पॉइंट आप अगर लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि भाषा का कोई ऐसी भाषा अपने आप में क्या होनी चाहिए? मूल्यवान विरासत हो। ऐसी भाषा क्या होनी चाहिए? ऐसी भाषा अपने आप में मूल्यवान विरासत। ये प्रमुख आधार हैं। भाषा का साहित्य लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए, मौलिक साहित्य होना चाहिए और अपने आप में क्या हो? मूल्यवान विरासत होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं। हम लोग बात करते हैं कि शास्त्रीय भाषाओं की, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या, शास्त्रीय भाषाएं, आइए देखते हैं कौन कौन सी शास्त्रीय। नंबर एक आप लिख लेंगे प्रमुख, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। तमिल। दूसरी कौन सी है? संस्कृत। तेलुगु। चौथी भाषा लिख लेंगे आप कन्नड़। पांचवी भाषा के रूप में मलयालम। मलयालम। छठवीं भाषा लिखेंगे आप ओडिया। और 2024 में और शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया है। कौन सी? प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 ही हैं, लेकिन 7वीं, 8वीं और 9वीं शास्त्रीय भाषाओं को भी हम लोग, आइए देख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। अच्छा, 7वीं शास्त्रीय भाषा, 7वीं, 8वीं और 9वीं।
कौन सी है? पाली, प्राकृत और फारसी। इनको कब जोड़ा गया है? 2024 में इनको जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? 2024 में। किसके तहत जोड़ा गया है इनको? NEP 2020 के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इनकी घोषणा हुई थी। कौन कौन सी? 9वीं शास्त्रीय भाषा के ऊपर पूछा तो कौन सी है? फारसी 2024 में। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सी है? तमिल। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी? तमिल। इसको कब जोड़ा गया था? 2004 में। संस्कृत भाषा को कब जोड़ा गया दोस्तों? तो आप सभी लोग जानते होंगे 2005 में जोड़ा गया। तेलुगु तेलुगु और कन्नड़ इन दोनों को एक साथ कब जोड़ा गया? 2008 में जोड़ा गया। मलयालम की बात करते हैं तो 2013 में जोड़ा गया। और उड़िया की बात करते हैं 2014 में इसको जोड़ा गया। प्रमुख भाषाएं थी पहले, कितनी भाषाएं थी? 6 भाषाएं थी शास्त्रीय भाषाओं में। तमिल की बात कर लेते हैं तो ये सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। और सबसे नवीन, जो पहले 6 थी उनमें सबसे नवीनतम भाषा कौन सी थी? उड़िया थी, जिसको कब जोड़ा गया था? 2014 में जोड़ा गया था। यदि आपसे कभी सवाल पूछा जाए निम्नलिखित में से भारत की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, और ऑप्शन में अगर फारसी नहीं आता है तो आपको ऑप्शन में कौन सा मिलेगा? उड़िया। तो उड़िया क्या 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 हो जाएगी यहाँ की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा होगी। आइए देखते